हेलो डियर स्टूडेंट, आज के क्लास शुरू करने से पहले पिछले क्लास यानी कि मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पार्ट 1 के क्लास में हम लोग क्या क्या पढ़े थे एक बार जान लेते हैं। उस क्लास में हम लोग पढ़े थे कि मैग्नेट क्या होता है एंड इट्स कैरेक्टर कैसा रहता है। टाइप्स ऑफ मैग्नेट में हम लोग पढ़े थे कि नेचुरल मैग्नेट कैसा होता है, इसका इंटेंसिटी कितना रहता है, क्यों हम लोगों को आर्टिफिशियल मैग्नेट बनाना पड़ा, आर्टिफिशियल मैग्नेट कैसे बनाया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी पास करके इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसे बनाते हैं। इसके बाद हम लोग मैग्नेटिक पोल को लेके डिस्कस किए थे। इसके बाद मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, इसका यूनिट क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी को कैसे मेजर किया जाता है और इसका यूनिट भी क्या होता है। इसके बाद हम लोग एमएमएफ को लेके भी डिस्कस किए थे कि भाई एमएमएफ क्या होता है। इलेक्ट्रिक सर्किट में अगर ईएमएफ होता है तो मैग्नेटिक सर्किट में इस फोर्स को हम लोग एमएमएफ कहते हैं। एमएमएफ कैसे डेवलप होता है, एक मैग्नेटिक सर्किट में कैसे डेवलप किया जाता है और इस एमएमएफ का इंटेंसिटी कैसे चेंज किया जाता है। यानी कि एमएमएफ का इंटेंसिटी अगर चेंज करते हैं तो मैग्नेटाइजेशन मतलब मैग्नेटिक इंटेंसिटी चेंज हो जाता है। तो पिछले क्लास में ये सारी चीजों को लेके बहुत ही डिस्कशन किया गया था। उस डिस्कशन के दौरान मैंने कहा था कि अगले क्लास में यानी कि आज के क्लास में हम लोग डील करेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी यानी कि बी, कैपिटल बी से हम लोग डिनोट किए थे मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी को। इसको मेजर किए थे वेबर पर मीटर स्क्वायर में और इसके यूनिट भी बताए थे कि इसका यूनिट आप वेबर पर मीटर स्क्वायर भी कह सकते हो और टेस्ला भी कह सकते हो। उसके बाद हम लोग एमएमएफ को पर यूनिट लेंथ में मेजर किए थे। पर यूनिट लेंथ में अगर एमएमएफ को मेजर किया जाता है तो वो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कहलाता है और मैग्नेटाइजिंग फोर्स भी कह सकते हो। इस मैग्नेटाइजिंग फोर्स को हम लोग कैपिटल H से डिनोट किए थे। बताया गया था कि एमएमएफ पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड मैग्नेटाइजिंग फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। क्योंकि एमएमएफ का जो यूनिट है वो है एम्पियर एंड टर्न, एम्पियर मल्टीप्लाई टर्न। क्यों? इसलिए कि एमएमएफ कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन अमाउंट ऑफ current flowing through the magnetic circuit and number of turns provided to the magnetic circuit। यानी कि जितना अमाउंट ऑफ करंट हम लोग बढ़ाएंगे एक मैग्नेटिक सर्किट में, उस मैग्नेटिक सर्किट में एमएमएफ का इंटेंसिटी उतना ज्यादा होगा। जैसे कि इलेक्ट्रिकल सर्किट में हम लोग देखे थे कि अगर किसी भी सर्किट में ईएमएफ को अगर आप बढ़ाओगे तो उसमें करंट भी बढ़ने लगेगा। उधर हम लोग देखे थे कि करंट आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ था ईएमएफ के ऊपर, ईएमएफ। सिमिलरली मैग्नेटिक सर्किट में करंट क्या होता है, मैग्नेटिक सर्किट में करंट होता है फ्लक्स। Flux is completely depends on MMF और directly proportional to MMF यानी कि मैग्नेटोमोटिव फोर्स। और इस मैग्नेटोमोटिव फोर्स को हम लोग कहे थे कि ये एम्पियर एंड टर्न का प्रोडक्ट है। क्योंकि आप एक मैग्नेटिक सर्किट में जितना करंट बढ़ाओगे ईएमएफ उतना बढ़ेगा, टर्न जितना ज्यादा प्रोवाइड करोगे एमएमएफ उतना बढ़ेगा। तो एमएमएफ होता है एम्पियर एंड टर्न, इसका यूनिट भी एम्पियर एंड टर्न ही है।
और अगर एमएमएफ को पर यूनिट लेंथ में मेजर करोगे तो वो होता है एच। तो एमएमएफ को 80 लिख सकते हो आप और लेंथ को मीटर लिख सकते हो। ये होता है एच। एच का मतलब होता है मैग्नेटाइजिंग फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। तो उस क्लास में मैंने बताया था कि एमएमएफ को लेके जितना डील करेंगे उससे ज्यादा हम लोग मैग्नेटाइजिंग फोर्स यानी कि एमएमएफ पर यूनिट लेंथ को लेके ज्यादा डिस्कशन करेंगे। उस दौरान मैंने यह भी बताया था कि आप मैग्नेटिक फ्लक्स को लेके जितना डिस्कशन करो हम लोग डील करेंगे उससे ज्यादा हम लोग फ्लक्स पर यूनिट एरिया यानी कि बी को लेके ज्यादा डील करेंगे। बी को लेके ज्यादा डील करेंगे। ये मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है। इसका यूनिट बताया गया था क्योंकि फ्लक्स का यूनिट वेबर है और एरिया के यूनिट मीटर स्क्वायर है, इसीलिए इसका यूनिट होता है वेबर पर मीटर स्क्वायर। एंड इसका एक और भी यूनिट है, वो है टेस्ला। इसके बारे में पिछले क्लास में बहुत डिस्कशन किया गया था, तो बेहतर होगा कि आप उस क्लास को पहले अटेंड करो, फिर इस क्लास को अटेंड करने से आपको आज का जो टॉपिक है वो पूरा समझ में आ जाएगा, समझने में बहुत ही आसान होगा। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे इस बी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी एंड एच मैग्नेटाइजिंग फोर्स को लेकर। परमीबिलिटी, मैंने बताया था कि परमीबिलिटी मटेरियल का एक खुद का प्रॉपर्टी है, मटेरियल का खुद का प्रॉपर्टी। ये परमीबिलिटी क्या होता है पहले थोड़ा बता देते हैं परमीबिलिटी को लेकर। जैसे कि आप जानते हो कि इलेक्ट्रिक सर्किट में हम लोग एक टर्म यूज करते हैं कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी का मतलब क्या होता है? अलाउनेस ऑफ करंट, यानी कि किसी भी सर्किट में कहो या कंडक्टर कहो, इसका कंडक्टिविटी ज्यादा होने से उसमें से ज्यादा करंट फ्लो होने लगता है। यानी कि कंडक्टिविटी अगर ज्यादा होगा तो मटेरियल के थ्रू ज्यादा करंट फ्लो होगा, यानी कि करंट का अलाउनेस बढ़ जाएगा। सिमिलरली मैग्नेटिक सर्किट में तो आप कंडक्टिविटी नहीं कह सकते हो, इसीलिए इसका एक अलग नाम दिया गया है, कंडक्टिविटी है। परमिएबिलिटी इज नथिंग बट मैग्नेटिक कंडक्टिविटी। परमिएबिलिटी को आप मैग्नेटिक कंडक्टिविटी भी कह सकते हो। तो मैग्नेटिक कंडक्टिविटी का मतलब क्या होता है? अगर किसी मटेरियल में मैग्नेटिक कंडक्टिविटी ज्यादा होगा तो उस मटेरियल ज्यादा मैग्नेटाइज होगा। ज्यादा मैग्नेटाइज होगा इसका मतलब क्या? यानी कि उसमें से ज्यादा मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स यानी कि फ्लक्स पास होगा। अमाउंट ऑफ फ्लक्स ज्यादा होगा, उसमें ज्यादा पास होगा। जैसे कि जिसका कंडक्टिविटी ज्यादा है, इलेक्ट्रिसिटी उसमें से ज्यादा फ्लो होता है। तो मैग्नेटिक सर्किट में मैग्नेटिक कंडक्टिविटी, यानी कि मैग्नेटिक कंडक्टिविटी तो नहीं कहेंगे, आप कह सकते हो, ये गलत नहीं है, लेकिन इसका एक नाम अगर है तो इस नाम से ही हम इसको कॉल करेंगे। वो नाम है परमीएबिलिटी। परमीएबिलिटी इज नथिंग बट मैग्नेटिक कंडक्टिविटी। तो परमीएबिलिटी मटेरियल का खुद का कैरेक्टर है। इस परमीएबिलिटी को कैसे हम लोग इस परमीएबिलिटी को डिटरमाइन करते हैं ग्राफिकली, परमीएबिलिटी को कैसे प्रेजेंट करते हैं ग्राफिकली कि देखो इस मटेरियल का परमीएबिलिटी ज्यादा है, ये ग्राफिकली शो किया जा सकता है। तब हम लोग ग्राफिकली शो करने के लिए ये बी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी एंड मैग्नेटाइजिंग फोर्स एस को लेके डील करते हैं। कैसे? मान लीजिए कि आपके पास एक मटेरियल है, तो अगर आपके पास मटेरियल है उसको आप मैग्नेटाइज करना चाहते हो
तो मैग्नेटाइज करना चाहते हो तो इलेक्ट्रिसिटी पास करवाओगे, एक वोल्टेज अप्लाई कर रहे हो, उसका कॉरस्पॉन्डिंग एक करंट भी फ्लो हो रहा है। तो ये तो मानोगे कि आप वोल्टेज जितना बढ़ाओगे, तो वोल्टेज जितना बढ़ाओगे उस सर्किट में वोल्टेज अगर बढ़ा रहे हो तो करंट भी ज्यादा फ्लो होगा, तो वोल्टेज बढ़ाओगे तो करंट आई भी ज्यादा फ्लो होगा। अगर करंट ज्यादा फ्लो होगा तो उस सर्किट में एमएमएफ भी ज्यादा डेवलप होगा। क्यों नहीं होगा? मैंने पहले ही बताया था कि एमएमएफ इक्वल्स टू एम्पियर एंड टर्न, क्योंकि टर्न कांस्टेंट है, इसको हम लोग चेंज नहीं करते हैं। हम लोग जो चेंज करते हैं वो एम्पियर को चेंज करते हैं। तो अगर एम्पियर को चेंज करना है तो आपको अप्लाइड वोल्टेज बढ़ाना पड़ेगा। अप्लाइड वोल्टेज बढ़ाओगे तो करंट बढ़ेगा, करंट बढ़ने लगेगा। अगर करंट बढ़ने लगेगा तो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला आपका मैग्नेटोमोटिव फोर्स भी बढ़ेगा। तो मैग्नेटोमोटिव फोर्स अगर बढ़ेगा तो H भी बढ़ेगा, क्योंकि H इक्वल्स टू MMF पर यूनिट लेंथ, यानी कि मीटर। तो ये मीटर तो कांस्टेंट है, पर मीटर तो कांस्टेंट है। तो MMF अगर बढ़ेगा तो H भी बढ़ेगा। अगर H बढ़ेगा यानी कि मैग्नेटाइजिंग फोर्स बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी बढ़ेगा। क्यों नहीं बढ़ेगा? देख लो, इधर दिखाते हैं कि इलेक्ट्रिक सर्किट में हम लोग क्या देखे थे, I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, ये मैं भी कह सकता हूं। तो मैग्नेटिक सर्किट में इसको क्या लिखेंगे, फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू MMF, मैग्नेटोमोटिव फोर्स, फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटोमोटिव फोर्स। तो अगर फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटोमोटिव फोर्स होगा तो वो यानी कि फाई पर एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एमएमएफ पर यूनिट लेंथ भी होगा। तो ये क्या है? ये मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है, यानी कि बी है, बी प्रोपोर्शनल टू ए एच है, बी प्रोपोर्शनल टू एच मैग्नेटाइजिंग फोर्स। तो जितना आपका मैग्नेटाइजिंग फोर्स बढ़ेगा उतना ही आपका फ्लक्स डेंसिटी बढ़ेगा। एक अलग अलग मटेरियल में एक इंक्रीजिंग रेट अलग अलग होता है, और ये अलग अलग इंक्रीजिंग रेट होने के कारण डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल मैग्नेटिकली डिफरेंट होता है। मान लीजिए कि आप इस प्लास्टिक में से करंट फ्लो करवा रहे हो, तो इसमें आप मैग्नेटाइजिंग फोर्स बढ़ा रहे हो। तो मैग्नेटाइजिंग फोर्स बढ़ा रहे हो, इसका मतलब आपका फ्लक्स डेंसिटी बढ़ेगा। आप तो यही चाहोगे ना। तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बढ़ेगा, लेकिन इससे पहले आपको यह जानना पड़ेगा कि ये मैग्नेटिक मटेरियल है कि नहीं। अगर मैग्नेटिक मटेरियल ही नहीं है तो इसमें फ्लक्स डेंसिटी क्यों आएगा? अगर ये मैग्नेटिक मटेरियल होगा, यानी कि मान लीजिए ये आयरन है, तो आयरन अगर होगा तो ये मैग्नेट होगा। तो H बढ़ा रहे हो, तो H बढ़ाने से इसका फ्लक्स डेंसिटी भी बढ़ेगा। तो देखना पड़ेगा कि ये फ्लक्स डेंसिटी किस रेट में से चेंज हो रहा है, किस रेट में से इंक्रीज कर रहा है मैग्नेटाइजिंग फोर्स को इंक्रीज करने से। तो अगर ये स्टील होगा तो सेम अमाउंट ऑफ मैग्नेटाइजिंग फोर्स को अगर आप स्टील में अप्लाई कर रहे हो, और आप मान लीजिए कि ये आयरन है, सेम वॉल्यूम का एक स्टील ले लो, तो स्टील अगर ले लिया, सेम नंबर ऑफ टर्न्स भी प्रोवाइड करो, सेम अमाउंट ऑफ वोल्टेज अप्लाई करो, यानी कि सेम अमाउंट ऑफ करंट भी फ्लो करवाना है। सेम अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करवा रहे हो, यानी कि सेम अमाउंट एम्पियर एंड टर्न अगर सेम होगा तो H एमएमएफ भी सेम होगा। अगर एमएमएफ सेम होगा तो H भी सेम होगा। अगर H सेम होगा तो आप क्या चाहोगे कि दोनों में सेम इंटेंसिटी का फ्लक्स डेंसिटी हो, लेकिन ऐसा नहीं होता है।
क्योंकि अलग अलग मटेरियल का कंपोजिशन अलग अलग रहता है। स्टील में अगर आप 10 यूनिट H मैग्नेटाइजिंग फोर्स अप्लाई करोगे सेम नंबर ऑफ टर्न्स रख के, तो उसमें जितना फ्लक्स डेंसिटी गेन होगा आयरन में उतना फ्लक्स डेंसिटी गेन नहीं होगा। तो मैग्नेटिक मटेरियल के हिसाब से कौन सा मटेरियल को आप अच्छे कहोगे? ऑब्वियसली स्टील को, क्योंकि मान लीजिए कि इधर H डेवलप हो रहा है 10 यूनिट H डेवलप हो रहा है 1080 पर मीटर। तो 1080 पर मीटर H, उसके वजह से आपका जो फ्लक्स डेंसिटी है मान लीजिए 100 टेस्ला। ये आयरन में अगर आप 1080 पर मीटर यानी कि H 10 यूनिट ऑफ H अप्लाई होगा तो 100 टेस्ला फ्लक्स डेंसिटी। स्टील में उसे 1080 पर मीटर H अप्लाई होगा तो इसमें शायद ज्यादा होगा, मान लीजिए कि 150 टेस्ला फ्लक्स डेंसिटी डेवलप होगा। तो मैग्नेटिक मटेरियल के हिसाब से ये स्टील को आयरन से अच्छा मटेरियल माना जाएगा। तो ऐसे करके हम लोग परमिएबिलिटी को डिटरमाइन करते हैं ग्राफिकली। चलिए एक बार देख लेते हैं। तो BH कर्व, B वर्सेस H कर्व, मान लीजिए ये आपका मैग्नेटाइजिंग फोर्स H है और ये B है फ्लक्स डेंसिटी। अगर H 0 होगा किसी भी मटेरियल, मान लीजिए आयरन का देख रहे हैं, आयरन का किसी भी मटेरियल में अगर मैग्नेटाइजिंग फोर्स 0 होगा तो उसका फ्लक्स डेंसिटी भी 0 होगा, क्योंकि मैग्नेटाइजिंग फोर्स ही नहीं है तो फ्लक्स कैसे पास करेगा? अगर सर्किट में वोल्टेज नहीं रहेगा तो करंट पास करेगा क्या? नहीं। तो फ्लक्स H 0 है, फ्लक्स डेंसिटी भी 0 है। H बढ़ने लगेगा तो फ्लक्स डेंसिटी भी बढ़ने लगेगा, तो H बढ़ने लगेगा फ्लक्स डेंसिटी भी बढ़ने लगेगा। मान लीजिए ऐसा एक कर्व मिला, तो किसी भी पॉइंट में आप जाओ, इधर अगर आप पॉइंटिंग करोगे तो इस पॉइंट को कैसे आप रीड करोगे कि इतना फ्लक्स डेंसिटी, ये है वर्टिकल लाइन आपका फ्लक्स डेंसिटी का लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन आपका H का लाइन, यानी कि इतना H अप्लाई करने से, मैग्नेटाइजिंग फोर्स अप्लाई करने से इतना फ्लक्स डेंसिटी आपको मिला, इतना फ्लक्स डेंसिटी आपको मिला। तो अगर इधर आओगे तो आप क्या कहोगे? इतना H का इंटेंसिटी इतना है तो B का इंटेंसिटी इतना है। अगर ये लाइन स्ट्रेट रहेगा तो इस लाइन को हम लीनियर कह सकते हैं। वैसे कुछ देर तक ये लीनियरली रन करेगा, ये आगे जाके ये थोड़ा ऐसा कर्वेचर शेप ले लेगा, क्योंकि ये सैचुरेशन पॉइंट, मैंने पिछले क्लास में मैग्नेटिक डोमेन के बारे में बताया था। मैग्नेटिक डोमेन अगर कंप्लीटली अरेंज हो जाएगा, जितना सारा मैग्नेटिक डोमेन है, सारा की सारा डोमेन अगर अरेंज हो जाता है तो एक मैग्नेट मैग्नेटिकली सैचुरेट हो जाता है। उसके आगे आप जितना भी करंट बढ़ाओगे, जितना भी टर्न ज्यादा करोगे, कुछ नहीं होने वाला, मैग्नेटिक इंटेंसिटी नहीं बढ़ने वाला है। तो ये होता है सैचुरेशन पॉइंट। सैचुरेशन पॉइंट के आगे अगर आप H बढ़ाओगे तो आपका मैग्नेटिक इंटेंसिटी नहीं बढ़ेगा। तो इतना देर तक ऑलमोस्ट लीनियर कर्व होता है। अगर लीनियर कर्व होता है तो अब किसी भी पॉइंट में जाओ एंड B बाई H का जो रेशियो है वो कांस्टेंट हो जाएगा, कांस्टेंट होता है B बाई H। इस कांस्टेंट को हम लोग म्यू से डिनोट करते हैं, और इस म्यू को हम लोग परमिएबिलिटी कहते हैं। ये है परमिएबिलिटी। तो परमिएबिलिटी क्या है? परमिएबिलिटी इज द रेशियो ऑफ
फ्लक्स डेंसिटी एंड मैग्नेटाइजिंग फोर्स यानी कि B/H। ये जो परमिएबिलिटी है ये अलग अलग मटेरियल का अलग अलग होता है। अगर इस कर्व में ही मैं स्टील का एक्सपेरिमेंट करूं तो हो सकता है स्टील का परमिएबिलिटी कुछ अलग होगा। स्टील का मान लीजिए कि ये स्टील का है। अगर ये स्टील का है तो किसका परमिएबिलिटी ज्यादा है? देखो इसको रीड करें। परमिएबिलिटी, आप किसी भी पॉइंट में जाओ, सेम अमाउंट ऑफ H, देखो इतना H अप्लाई करने से, सेम अमाउंट ऑफ H अप्लाई करने से आयरन का कितना B डेवलप हुआ फ्लक्स डेंसिटी? इतना। ये आयरन का है। और सेम अमाउंट ऑफ H अप्लाई करने से, सेम अमाउंट ऑफ H अप्लाई करने से स्टील का फ्लक्स डेंसिटी कितना है? इतना है स्टील का फ्लक्स डेंसिटी। तो किसका परमिएबिलिटी ज्यादा होगा? ऑब्वियसली स्टील का परमिएबिलिटी ज्यादा होगा आयरन से। तो ऐसे करके अगर आप इधर वुड लोगे, एयर लोगे, तो उसका जो कर्व है वो बहुत नीचे से जाएगा, यानी कि बहुत ज्यादा मैग्नेटाइजिंग फोर्स अप्लाई करने से भी इसका फ्लक्स डेंसिटी बहुत ही कम है। तो ये मैग्नेटिकली पुअर मटेरियल कहा जाएगा। और जिस मटेरियल का कर्व वर्टिकल लाइन के एकदम डिस्टेंस बहुत कम रहेगा, वर्टिकल लाइन से डिस्टेंस बहुत कम रहेगा, वो मटेरियल मैग्नेटिकली वेल एंड गुड माना जाएगा। तो ऐसे करके हम हर एक मटेरियल को इस BH कर्व के थ्रू एक्सपेरिमेंट करके इसका परमिएबिलिटी डिटरमाइन कर लिया। और ये परमिएबिलिटी स्टील का जो मिला वो कांस्टेंट रहा अप टू इट्स मैग्नेटिक सैचुरेशन, अप टू इट्स मैग्नेटिक सैचुरेशन, अप टू इट्स मैग्नेटिक सैचुरेशन। तो मैग्नेटिक सैचुरेशन तक होने तक परमिएबिलिटी यानी कि B/H का जो रेशियो है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है। इसीलिए किसी भी मटेरियल का परमिएबिलिटी कांस्टेंट है। एंड इस परमिएबिलिटी को हम लोग कहते हैं एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी, एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी और रियल परमिएबिलिटी। BH कर्व में से आपको जो परमिएबिलिटी मिलता है वो है एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी और रियल परमिएबिलिटी। तो इस परमिएबिलिटी ऐसे करके हम अगर एयर का परमिएबिलिटी डिटरमाइन करें तो एयर का परमिएबिलिटी म्यू नॉट लिखा जाता है। म्यू नॉट, नॉट का मतलब एयर है। म्यू नॉट हम लोगों को मिला कि 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 हेनरी पर मीटर। ये हेनरी पर मीटर परमिएबिलिटी का यूनिट होता है। अगर इसमें जाऊंगा तो बहुत टाइम लगेगा कि क्यों हेनरी पर मीटर होता है। तो ये मान लीजिए कि हेनरी पर मीटर इसका यूनिट होता है। तो परमिएबिलिटी का यूनिट होता है हेनरी पर मीटर एंड एयर का परमिएबिलिटी होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 हेनरी पर मीटर। तो मटेरियल का परमिएबिलिटी हम लोग ऐसे लिखते हैं म्यू मैट। एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी ऑफ एनी मटेरियल हम लोग लिखते हैं म्यू मैट। तो म्यू मैट मटेरियल अगर स्टील होगा तो आप ऐसे भी लिख सकते हो म्यू स्टील। मटेरियल अगर आयरन है तो आप ऐसे लिख सकते हो म्यू आयरन। तो ये म्यू मैट है एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी ऑफ डिफरेंट मटेरियल। और परमिएबिलिटी क्या है? मैग्नेटिक कंडक्टिविटी है। परमिएबिलिटी जितना बढ़ेगा उसमें से उतना ज्यादा मैग्नेटिक करंट यानी कि फ्लक्स फ्लो होगा। मैग्नेटिक करंट तो नहीं कह सकते, फ्लक्स कहेंगे। फ्लक्स ज्यादा फ्लो होगा। तो परमिएबिलिटी ज्यादा होने का मतलब क्या होता है? मैग्नेटिकली वेल एंड गुड मटेरियल।
तो चलिए BH कर्व को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, इसको थोड़ा क्लीन करके ड्रॉ करते हैं। वैसे भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है BH कर्व। तो मान लीजिए हम एक स्टील को लेके डील कर रहे हैं, तो स्टील में आपको ऐसा मिला, इसका BH कर्व, ये B है एंड ये है H। तो अगर आप स्टील का ये वोल्टेज जो अप्लाई कर रहे थे, आप इस वोल्टेज को आपने ऑफ कर दिया, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी बंद कर दी। तो इलेक्ट्रिसिटी अगर बंद करोगे तो क्या होगा, उसका फ्लक्स डेंसिटी, इलेक्ट्रिसिटी अगर जीरो हो जाएगा तो उसका फ्लक्स डेंसिटी भी जीरो होना चाहिए। तो होता क्या है, ये फ्लक्स डेंसिटी घटेगा, डेफिनेटली घटेगा, क्योंकि H जीरो हो गया। तो फ्लक्स डेंसिटी घटते घटते एक वैल्यू पर आ जाएगा। तो आपका एक्सपेक्टेशन क्या था कि अगर H जीरो हो गया तो फ्लक्स डेंसिटी भी जीरो होना चाहिए। तो फ्लक्स डेंसिटी असल में जीरो नहीं होता है, फ्लक्स डेंसिटी कुछ रह जाता है। ये जो फ्लक्स डेंसिटी रह जाता है, ये मैग्नेटिक मटेरियल का रिटेंटिविटी प्रॉपर्टी की वजह से ये रह जाता है। रिटेंटिविटी, मैग्नेटिक रिटेंटिविटी। तो ये मैग्नेटिक रिटेंटिविटी क्या है? अगर इलेक्ट्रिक सर्किट में आप वोल्टेज को जीरो करोगे, इलेक्ट्रिक सर्किट में वोल्टेज को अगर जीरो करोगे तो करंट भी इमीडिएटली जीरो हो जाता है। लेकिन मैग्नेटिक सर्किट में वोल्टेज यानी कि एमएमएफ यानी कि मैग्नेटाइजिंग फोर्स अगर जीरो हो जाएगा तो उसका करंट जीरो नहीं हो जाएगा। करंट का मतलब फ्लक्स और फ्लक्स डेंसिटी का, तो वो इमीडिएटली जीरो नहीं हो जाता है ड्यू टू रिटेंटिविटी प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल, यानी कि उसका रिटेनिंग जो एबिलिटी है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी को कुछ मटेरियल थोड़ी देर के लिए उसके अंदर रिटेन कर सकता है, कुछ मटेरियल बहुत देर तक इस मैग्नेटिज्म को अपने अंदर रिटेन कर सकता है। तो जो मटेरियल बहुत देर तक मैग्नेटिज्म को अपने अंदर रिटेन कर सकता है, उस मटेरियल को हम लोग परमानेंट मैग्नेट मटेरियल कहते हैं। और जिस मटेरियल में रिटेंटिविटी प्रॉपर्टीज ज्यादा है, जिस मटेरियल में रिटेंटिविटी प्रॉपर्टी ज्यादा है, उस मटेरियल को हम लोग परमानेंट मटेरियल ट्रीट करते हैं। और जिस मटेरियल में रिटेंटिविटी कम, एकदम कम है, यानी कि वो रिटेन नहीं कर पा रहा है, एमएमएफ को हटा रहे हो, मैग्नेटाइजिंग फोर्स को आप हटा रहे हो, ऑफ कर रहे हो, जीरो कर रहे हो, तो उसमें मैग्नेटिक रिटेंटिविटी बहुत कम होने के कारण उसमें मैग्नेटिज्म रिटेन नहीं कर रहा है। तो अगर मैग्नेटिज्म रिटेन ही नहीं कर रहा है तो कैसे मटेरियल कहा जाएगा? टेम्पोररी मैग्नेटिक मटेरियल कहा जाएगा। तो ये जितना मैग्नेटिज्म इसमें रिटेन करता है, इस मैग्नेटिज्म को हम लोग रेसिडुअल मैग्नेटिज्म कहते हैं। रेसिडुअल मैग्नेटिज्म, रेसिडुअल मैग्नेटिज्म कहते हैं। अगर मान लीजिए एक ऐसा मटेरियल आपको मिला जिसका तो मैग्नेटाइजिंग फोर्स अप्लाई करने से फ्लक्स डेंसिटी एंड मैग्नेटाइजिंग फोर्स का जो कर्व है कुछ ऐसा मिला। ये अगर मैग्नेटाइजिंग फोर्स अगर आप जीरो करोगे तो इसका जो फ्लक्स डेंसिटी है वो बहुत ज्यादा रहेगा। तो ये पहले जो मटेरियल था उसका फ्लक्स डेंसिटी इतना रिटेन किया था,
सेकेंड जो मटेरियल आपने लिया है उसका फ्लक्स डेंसिटी इतना रिटेन कर रहा है, तो परमानेंट मैग्नेट के हिसाब से इससे ज्यादा ये सुपीरियर है परमानेंट मैग्नेट के हिसाब से। अगर आप परमानेंट मैग्नेट को परमानेंट करना चाहोगे तो आप कौन सा मटेरियल को चूज करोगे? जिस मटेरियल में मैग्नेटाइजिंग फोर्स जीरो करने से ही आपका मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बहुत ज्यादा रिटेन करेगा, उस मटेरियल को आप परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए चूज करोगे। तो जिसमें ये फ्लक्स डेंसिटी बहुत कम रहेगा, मान लीजिए और एक मटेरियल आपको मिला जिसमें VH का तो ऐसा ही हुआ, लेकिन उसका फ्लक्स डेंसिटी घटते घटते इधर तक आता है। H जीरो होने से उसका फ्लक्स डेंसिटी इतना ही रह गया, रिटेन कर गया। तो आप क्या कहोगे? ये टेम्पोररी मैग्नेटिक मटेरियल हो सकता है। इस मटेरियल में से टेम्पोररी मैग्नेट हो सकता है, लेकिन परमानेंट नहीं होगा। परमानेंट किसमें होगा? जिसका रेसिडुअल मैग्नेटिज्म ज्यादा रहेगा। रेसिडुअल मैग्नेटिज्म ज्यादा रहेगा, वो परमानेंट मैग्नेटिक मटेरियल के हिसाब से देखा जाएगा, उसको ट्रीट किया जाएगा। तो परमानेंट मैग्नेट मटेरियल अगर बनाना है तो BH कर्व को फॉलो करना है कि किसका रिटेंटिविटी ज्यादा है, किसका रेसिडुअल मैग्नेटिज्म ज्यादा है। तो अभी चलिए कि मान लीजिए कि एक मैग्नेटिक मटेरियल में ऐसा हुआ, कर्व कुछ ऐसा हुआ, तो इसमें आप ऑल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवा रहे हो। सपोज दैट ऑल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवा रहे हो, तो ऑल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिसिटी अगर फ्लो करवाओगे तो करंट क्या होगा? ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट इस डायरेक्शन में फ्लो होगा, इस डायरेक्शन में फ्लो होगा। जब इस डायरेक्शन में फ्लो होगा तब ये सपोज दैट ये साउथ पोल बनेगा एंड ये नॉर्थ पोल बनेगा। तो अगर इलेक्ट्रिसिटी की डायरेक्शन चेंज हो जाएगा तो ये पोल भी चेंज हो जाएगा, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, डायरेक्शन ऑफ करंट अगर चेंज हो जाएगा तो ये पोल भी चेंज हो जाएगा, इधर नॉर्थ पोल हो जाएगा और इधर साउथ पोल हो जाएगा। तो इसमें जो मैग्नेटिज्म था वो मान लीजिए कि साउथ एंड नॉर्थ था पहले, तो मैग्नेटिज्म रिवर्स हो जाएगा, मैग्नेटिक पोलरिटी रिवर्स हो जाएगा। अगर तो ये जो मैग्नेटिज्म था ये पिछले प्रीवियस जो पोल था, प्रीवियस पोल का मैग्नेटिज्म है। मान लीजिए इधर साउथ पोल का इंटेंसिटी था, तो ये अगर साउथ पोल का इंटेंसिटी है, तो पहले इस साउथ पोल का इंटेंसिटी को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा, फिर इधर नॉर्थ पोल स्टैब्लिश हो सकता है। पहले तो ये साउथ पोल का इंटेंसिटी डिस्ट्रॉय होना पड़ेगा, फिर इधर नॉर्थ पोल स्टैब्लिश हो सकता है। तो अगर साउथ पोल इंटेंसिटी डिस्ट्रॉय होना है तो कार कुछ ऐसा बनेगा। मैंने कार को पहले ड्रॉ कर लेता हूं। तो इधर मत देखिए, पहले इधर मत देखिए। तो ये मैग्नेटिक इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी जो कि पहले का जो पोल था उस पोल का मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी ये घटते घटते जीरो हो जाएगा, लेकिन तब तक इतना फोर्स अप्लाई होना पड़ेगा, तो इतना फोर्स अप्लाई होने की बाद मैग्नेटिकली न्यूट्रल होगा ये मटेरियल, मैग्नेटिकली न्यूट्रल। आप देख रहे हो कि इस पॉइंट में अगर इस पॉइंट को अगर फोकस करें तो क्या देख रहे हो कि इधर मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी कितना है? जीरो है क्योंकि वर्टिकल लाइन नहीं है। और H कितना है? मैग्नेटाइजिंग फोर्स कितना है? इतना है। तो इतना अमाउंट ऑफ मैग्नेटाइजिंग फोर्स इन रिवर्स डायरेक्शन। देखो पहले तो इधर मैग्नेटाइजिंग फोर्स अप्लाई हो रहा था और अब इधर रिवर्स डायरेक्शन में, क्योंकि आप करंट का पोलैरिटी चेंज करे हो। तो अगर आप करंट का पोलैरिटी चेंज किए हो
तो मैग्नेटाइजिंग फोर्स रिवर्स डायरेक्शन में अप्लाई होगा, तब जाके ये रेसिडुअल मैग्नेटिज्म जितना था वो जीरो हो जाएगा। ये जितना फोर्स का रिक्वायरमेंट होता है टू न्यूट्रलाइज द रेसिडुअल मैग्नेटिज्म, रेसिडुअल मैग्नेटिज्म को खत्म करने के लिए जितना फोर्स लगता है, उस फोर्स को हम लोग, इस फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं? कोएर्सिव फोर्स कहते हैं। कोएर्सिव फोर्स कहते हैं। कोएर्सिव, ये इतना अमाउंट ऑफ फोर्स को हम लोग कोएर्सिव फोर्स कहते हैं। तो इसके बाद फिर बढ़ रहा है, फिर इलेक्ट्रिसिटी बढ़ रहा है। इलेक्ट्रिसिटी अगर बढ़ेगा तो एक जगह जाके इलेक्ट्रिसिटी मैक्सिमम होगा, उस जगह जाके रिवर्स डायरेक्शन में मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी बढ़ेगा। तो इधर अगर साउथ पोल डिस्ट्रॉय हो गया तो नॉर्थ पोल स्टैब्लिश्ड होगा, क्योंकि करंट आप इधर से नहीं इधर से फ्लो हो रहा है इन दिस डायरेक्शन। तो इधर नॉर्थ पोल होगा और इधर साउथ पोल होगा। तो अगर नॉर्थ पोल साउथ पोल करें तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगा। तो ये इंक्रीज करते करते मैक्सिमम में चला जाएगा, मैक्सिमम में चला जाएगा। फिर आप क्या कर रहे हो? रिवर्स कर रहे हो। फिर आप पॉजिटिव हाफ साइकिल दे रहे हो। ये अगर मैक्सिमम है, सॉरी, ये अगर मैक्सिमम है तो फ्लक्स डेंसिटी भी मैक्सिमम है। देखो माइनस बी, क्योंकि उधर प्लस है, इधर माइनस बी, फ्लक्स डेंसिटी भी मैक्सिमम है। अभी आप क्या कर रहे हो? करंट को डिक्रीज कर रहे हो, क्योंकि ऑल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिसिटी दे रखे हैं आपने, आपको डिक्रीज नहीं करने लगेगा, वो खुद ही डिक्रीज हो जाएगा। तो ये डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज होते होते जीरो हो रहा है। तो ये अगर जीरो हो जाएगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स H जीरो हो जाएगा। ये अगर जीरो हो जाएगा तो H जीरो हो जाएगा। तो H जीरो होने से मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी जीरो हो जाएगा क्या? क्योंकि मैंने पहले ही दिखाया था कि H जीरो हो गया, फिर भी इतना रिटेंटिविटी प्रॉपर्टी के कारण इतना मैग्नेटिज्म उसमें था। तो इधर भी उतना ही मैग्नेटिज्म रहेगा इसमें। इधर जैसे जितना ऊपर था उतना ही नीचे रेसिडुअल मैग्नेटिज्म रहेगा। तो रेसिडुअल मैग्नेटिज्म इधर भी रहेगा। ये है रिटेंटिविटी प्रॉपर्टी के कारण, रिटेंटिविटी प्रॉपर्टी के कारण ये रेसिडुअल मैग्नेटिज्म इधर स्टे करेगा। तो आप अभी किधर हो? आप जीरो में हो और ये देखो मैग्नेटाइजिंग फोर्स जीरो है। अभी आप अगर करंट को बढ़ाओगे तो ये बढ़ाते बढ़ाते आप इधर आ रहे हो। इसका मतलब देखो इधर तो H इतना अप्लाई हो गया, लेकिन B जीरो है, क्योंकि इधर जो नॉर्थ पोल था, इधर अभी साउथ पोल अगर आप रिवर्स कर रहे हो तो करंट फिर रिवर्स हो जाएगा। करंट अगर फिर रिवर्स हो जाएगा तो इधर फिर साउथ पोल स्टैब्लिश्ड होना है। तो साउथ पोल अगर स्टैब्लिश्ड होना है तो ये जो नॉर्थ पोल, एग्जिस्टिंग नॉर्थ पोल था, इसका इंटेंसिटी डिस्ट्रॉय होना चाहिए। तो इसका इंटेंसिटी जो रेसिडुअल मैग्नेटिज्म के कारण ये नॉर्थ पोल का इंटेंसिटी उसमें स्टे कर गया था, उसमें रिटेन कर गया था। तो ये जीरो होना चाहिए पहले, उसके बाद इधर साउथ पोल स्टैब्लिश होगा। अदरवाइज साउथ पोल नहीं स्टैब्लिश हो पाएगा, क्योंकि एक पोल में नॉर्थ एंड साउथ एक साथ में नहीं बनता है। तो उसके बाद आपको ये अगर नॉर्थ पोल को डिस्ट्रॉय करना है तो थोड़ा फोर्स तो लगेगा, इतना फोर्स लगेगा। देखो इतना फोर्स अप्लाई हो गया, फ्लक्स डेंसिटी जीरो है। फ्लक्स डेंसिटी जीरो, क्यों फ्लक्स डेंसिटी जीरो है? क्योंकि रेसिडुअल मैग्नेटिज्म को न्यूट्रलाइज कर दिया। उसके बाद जो फोर्स अप्लाई होगा उसके कारण फिर से ये बढ़ेगा, इसका मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। तो ये होता है हिस्टेरेसिस लॉ। किसी भी इलेक्ट्रिकल मशीन में आप सुने होंगे, पढ़े होंगे कि हिस्टेरेसिस लॉस होता है। इलेक्ट्रिकल मशीन में जो कोर रहता है उसमें हिस्टेरेसिस लॉस होता है। हिस्टेरेसिस लॉस होने का जो मेन कारण है वो है ये कोएर्सिव फोर्स। ये कोएर्सिव फोर्स जितना ज्यादा लगेगा, हिस्टेरेसिस लॉस भी उतना ही ज्यादा हो।
देखो, अगर और एक एग्जांपल लेते हैं, और एक एग्जांपल, ये जो BH कर्व एंड हिस्टेरिसिस लूप, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको समझने में थोड़ा टाइम तो लगेगा। तो मान लीजिए कि आप ऐसा एक मटेरियल पाए हो जिसका ऐसा है, कर्व कुछ ऐसा है। इसका मतलब क्या है? ये तो मैग्नेटिकली सुपीरियर, क्योंकि इतना H अप्लाई करने से इतना B आपको मिल रहा है, बहुत कम H अप्लाई करने से बहुत ज्यादा फ्लक्स डेंसिटी मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या होता है? मैग्नेटिकली वेल एंड गुड मटेरियल, तो मैग्नेटिकली वेल एंड गुड, लेकिन इसका अगर H जीरो हो जाता है, H अगर जीरो हो जाता है तो इसमें कितना मैग्नेटिज्म रिटेन करता है? देखो, बहुत ही कम, इतना। तो अगर इतना मैग्नेटिज्म रिटेन करता है तो इसमें अगर पोलरिटी चेंज होगा, इसमें अगर पोलरिटी चेंज होगा तो ये जो मान लीजिए ये साउथ पोल है और ये नॉर्थ पोल है, तो साउथ पोल का जितना इंटेंसिटी इधर रिटेन करेगा, ये इंटेंसिटी बहुत ही कम, क्योंकि आप देख रहे हो कि रेसिडुअल मैग्नेटिज्म, रिटेनिंग मैग्नेटिज्म की इंटेंसिटी बहुत ही कम है। तो ये जो इंटेंसिटी इधर स्टे करेगा ये बहुत ही कम है। तो इतना इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिज्म को अगर आप न्यूट्रलाइज करना चाहोगे तो कितना फोर्स लगेगा? बहुत ही कम लगेगा। देखो, बहुत ही कम लगेगा, इतना H। ये जो H इधर अप्लाई हुआ, ये कोएसिव फोर्स है, ये तो मैग्नेटाइजिंग फोर्स है, लेकिन इसको मैग्नेटिक मटेरियल का कोएसिविटी प्रॉपर्टी, कोएसिविटी कहो या रिटेंटिविटी, कोएसिविटी भी कहा जाता है इसको। कोएसिविटी होने के कारण कोएसिव फोर्स लगता है। कोएसिविटी प्रॉपर्टी रहने की वजह से कोएसिव फोर्स लगता है। रिटेंटिविटी ज्यादा होगा तो कोएसिव फोर्स ज्यादा लगेगा, कोएसिविटी ज्यादा होगा तो कोएसिव फोर्स ज्यादा लगेगा। तो ये होता है कोएसिव फोर्स। तो अभी इस मटेरियल का BH कर्व हिस्टेरिसिस लूप कैसा बनेगा? देखो, ये बहुत ही नैरो होगा। तो हिस्टेरिसिस लूप अगर नैरो होगा तो उसमें हिस्टेरिसिस लॉस भी बहुत ही कम होगा, इसीलिए शायद आप देखे होंगे कि हिस्टेरिसिस लॉस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ हिस्टेरिसिस लूप। यानी कि अगर एक मटेरियल ऐसा बिहेव कर रहा है, देखो, इसका हिस्टेरिसिस लूप एरिया बहुत ही वाइड है। नॉट ओनली दैट, इसमें रेसिडुअल मैग्नेटिज्म भी बहुत ही ज्यादा है। अगर रेसिडुअल मैग्नेटिज्म इतना ज्यादा रहेगा तो उस रेसिडुअल मैग्नेटिज्म को न्यूट्रलाइज करने के लिए आपका H यानी कि कोएसिव फोर्स जितना लगेगा वो भी बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो अगर हिस्टेरिसिस लूप का एरिया ही वाइड होगा तो उसमें ज्यादा फोर्स लगेगा, इसका मतलब आपका हिस्टेरिसिस लॉस ज्यादा होगा। अब पढ़े होंगे कि हिस्टेरिसिस लॉस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। क्यों फ्रीक्वेंसी के साथ प्रोपोर्शनल होता है हिस्टेरिसिस लॉस? इसलिए प्रोपोर्शनल होता है कि अगर एक सेकंड में 10 साइकिल यानी कि 10 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, किसी भी सिस्टम का फ्रीक्वेंसी मान लो 10 हर्ट्ज, इसका मतलब है एक सेकंड में 10 साइकिल यानी कि 10 नंबर ऑफ दिस एरिया। अगर एक सेकंड में 50 साइकिल हो यानी कि 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी हो तो एक सेकंड के अंदर 50 नंबर ऑफ दिस एरिया मेक करेगा कि नहीं? करेगा। तो नंबर ऑफ लूप
के ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर 1 सेकेंड में 10 लूप जेनरेट होगा, 10 लूप जेनरेट होगा, तो 10 लूप का एरिया एडिटिव होगा, क्योंकि ये एरिया के साथ प्रोपोर्शनल होता है। क्योंकि आप जितना एरिया बढ़ेगा उतना ही देख रहे हो कि कोएसिव फोर्स ज्यादा लगेगा, कोएसिविटी ज्यादा होगा तो कोएसिव फोर्स ज्यादा लगेगा। तो इस मटेरियल का कोएसिविटी ज्यादा है, रिटेंटिविटी ज्यादा है। ये मैग्नेटिकली अच्छा नहीं है। मैग्नेटिकली अच्छा कौन मटेरियल होगा? जिसका हिस्टेरेसिस लूप टॉल एंड नैरो, टॉल एंड नैरो होगा, वो मैग्नेटिकली वेल एंड गुड। और जिस मटेरियल का फ्लैट एंड मोर एरिया, वो मटेरियल मैग्नेटिकली गुड नहीं होता है, मैग्नेटिकली अच्छा नहीं होता है। तो ये होता है हिस्टेरेसिस लूप। तो मैंने बहुत आगे चला गया, तो BH कार्ब को लेकर हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो B/H होता है म्यू, एंड म्यू होता है परमिएबिलिटी ऑफ एनी मटेरियल, एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी ऑफ एनी मटेरियल। एंड अगर म्यू0 म्यू0 देखोगे तो ये होता है एयर का एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी और फ्री स्पेस का और वैक्यूम का। ऐसे भी एयर का परमिएबिलिटी कुछ अलग है, लेकिन हम लोग कंसीडर कर लेते हैं फ्री स्पेस का। एक्चुअली म्यू0 फ्री स्पेस का परमिएबिलिटी है, और इसका जो वैल्यू है वो है 4π × 10⁻⁷ हेनरी पर मीटर। अभी किसी भी मटेरियल का अगर रिलेटिव परमिएबिलिटी डिटरमाइन करना है, रिलेटिव परमिएबिलिटी μr से डिनोट किया जाता है, μr से। तो ये अगर रिलेटिव परमिएबिलिटी डिटरमाइन करना है तो किसी को तो रेस्पेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अब रिलेटिव डिटरमाइन कर रहे हो। तो किसके रेस्पेक्ट में रिलेटिव परमिएबिलिटी को डिटरमाइन करेंगे? फ्री स्पेस। फ्री स्पेस का परमिएबिलिटी, फ्री स्पेस का परमिएबिलिटी, तो μr इक्वल्स टू μ/μ0। तो मान लीजिए कि आप स्टील का रिलेटिव परमिएबिलिटी डिटरमाइन करना चाहते हो, तो μr ऑफ स्टील, ओके, देखो ध्यान से देखो, μr ऑफ स्टील इक्वल्स टू, ये जो म्यू है ये स्टील का एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी है, म्यू ऑफ स्टील यानी कि एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी ऑफ स्टील। डिफरेंस है इधर रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ स्टील और ये है एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी ऑफ स्टील बाय μ0, यानी कि एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। तो रिलेटिव परमिएबिलिटी होता है μ/μ0। अगर आप आयरन का रिलेटिव परमिएबिलिटी मेजर कर रहे हो तो किधर करें? ठीक है, आयरन, रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ आयरन, μr ऑफ आयरन, सपोज दैट आयरन, तो आप क्या करोगे? आयरन का रिलेटिव परमिएबिलिटी क्या होगा? म्यू एब्सोल्यूट यानी कि रियल परमिएबिलिटी, एब्सोल्यूट बाय μ0। म्यू एब्सोल्यूट किसका? आयरन का। किधर से मिला आपको? BH कर्व से, BH कर्व से मिला आपको। तो BH कर्व से जो आयरन का जो म्यू का वैल्यू निकला, उस वैल्यू को अगर एयर का एब्सोल्यूट यानी कि 4π × 10⁻⁷ हेनरी पर मीटर से अगर डिवाइड करोगे तो आपका रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ आयरन आ जाएगा। तो ये आयरन का रिलेटिव परमिएबिलिटी कुछ ऐसा होता है 8000, यानी कि 8000, इसका मतलब क्या होता है? आयरन का रिलेटिव परमिएबिलिटी 8000, यानी कि आयरन का एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी कितना है? आयरन का एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी होगा 4π × 10⁻⁷ × 8000। एयर का एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी 4π × 10⁻⁷ हेनरी है पर मीटर। तो ये रेशियो करके अगर आपको 8000 मिला तो एयर से 8000 टाइम्स ज्यादा, एयर से 8000 टाइम्स ज्यादा है आयरन का एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी। तो देखो कुछ रिलेशन इधर देख लेते हैं, क्योंकि आपको एग्जाम में ये रिलेशन के बारे में बहुत क्वेश्चन आता है
एग्जाम में। तो क्या देखा कि म्यू आर इक्वल्स टू म्यू बाई म्यू नॉट। तो म्यू इक्वल्स टू क्या है, म्यू आर इंटू म्यू नॉट। अगर आपको एआर का और फ्री स्पेस का रिलेटिव परमिएबिलिटी डिटरमाइन करने के लिए कहा जाएगा, तो आप क्या करोगे, आप क्या कर रहे हो, फ्री स्पेस का रिलेटिव परमिएबिलिटी डिटरमाइन कर रहे हो। तो फ्री स्पेस म्यू आर ऑफ फ्री स्पेस इक्वल्स टू क्या होगा, तो एयर का एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी कितना है, म्यू नॉट, टू फ्री स्पेस का ही एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी कितना, म्यू नॉट, इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 1। तो एयर, वैक्यूम और फ्री स्पेस का रिलेटिव परमिएबिलिटी होता है 1। और अगर आप कुछ एलॉय मटेरियल लोगे, मान लीजिए कि निकेल एंड आयरन का एलॉय मटेरियल ले रहे हो, तो उसमें अगर एलॉय करोगे तो उसमें म्यू आर, तो म्यू आर हो जाएगा म्यू बाई म्यू 0, ये 50,000 हो जाएगा। तो एलॉय मटेरियल होने से रिलेटिव परमिएबिलिटी बहुत ही इंक्रीज होता है। 22% आयरन एंड 78% अगर निकेल को एलॉय किया जाएगा तो उसका जो रिलेटिव परमिएबिलिटी का जो वैल्यू आएगा वो नियर अबाउट 50,000। तो एआर से, तो 50,000 का मतलब क्या, एआर से 50,000 टाइम्स ज्यादा है एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी। तो क्या देखे अभी तक, चलिए तो हम लोग ये तो देखे कि बी प्रोपोर्शनल टू एच होता है। तो अगर बी प्रोपोर्शनल टू एच होता है तो बी इक्वल्स टू म्यू एच भी होता है ना। ये म्यू क्या है, कांस्टेंट है, परमिएबिलिटी बी इक्वल्स टू, तो प्रोपोर्शन साइन अगर हटाना है तो आपको इधर एक कांस्टेंट लाना पड़ेगा ना। तो v इक्वल्स टू म्यू एच होता है, तो म्यू इक्वल्स टू इसीलिए बी बाई एच होता है। तो मान लीजिए आप किसी भी मटेरियल का फ्लक्स डेंसिटी डिटरमाइन करना है, किसी भी मटेरियल का फ्लक्स डेंसिटी डिटरमाइन करना है, तो फ्लक्स डेंसिटी v इक्वल्स टू उसका एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी है ये, तो एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी इनटू मैग्नेटाइजिंग फोर्स, अगर आपको पता रहेगा तो फ्लक्स डेंसिटी आप निकाल सकते हो। तो एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी क्या दिखाया था, एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी इक्वल्स टू म्यू आर इंटू म्यू 0। तो इधर आप म्यू आर इंटू म्यू नॉट लिख सकते हो इंटू एच। ये होता है किसी भी मटेरियल का। अगर एआर का है, एआर का आप फ्लक्स डेंसिटी डिटरमाइन करना है, आपको एयर का फ्लक्स डेंसिटी डिटरमाइन करना है, तो एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी ऑफ एयर इंटू एच, ये हो जाता है एयर का। तो ये बी एंड एच का जो रिलेशन है ये बहुत ही सिग्निफिकेंट फैक्टर है, मैग्नेटिज्म चैप्टर में बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इसको अगर आप प्रॉपरली समझ जाओगे तो हिस्टेरिसिस लॉस भी आपको समझ में आ जाएगा। हिस्टेरिसिस लॉस ऐसे भी मैं जब डीसी जनरेटर में जाऊंगा तब फिर से ये सारे हिस्टेरिसिस लॉस के बारे में उधर डिस्कशन करूंगा। लेकिन बी एच कर्व जो होता है इसमें से किसी भी मटेरियल, ये मैग्नेटिक मटेरियल है या नहीं, और अगर मैग्नेटिक मटेरियल है तो कितना अच्छा मैग्नेटिक मटेरियल है, ये हम लोग बी एच कर्व से निकाल लेते हैं। एंड बी एच कर्व से हम लोगों को क्या मिला, परमिएबिलिटी मिला। परमिएबिलिटी, माइंड इट, एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी। उसके बाद रिलेटिव परमिएबिलिटी डिटरमाइन किया हम लोग एयर को रिस्पेक्ट करके। तो रिलेटिव परमिएबिलिटी, एब्सोल्यूट रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ एनी मटेरियल
इक्वल्स टू एब्सोल्यूट परमिबिलिटी ऑफ दिस मटेरियल टू एब्सोल्यूट परमिबिलिटी ऑफ एयर। ऐसे करके हम एयर का रिलेटिव परमिबिलिटी डिटरमाइन किए। एयर का रिलेटिव परमिबिलिटी 1 होता है। आयरन का भी डिटरमाइन किए। आयरन का रिलेटिव परमिबिलिटी 8000 होता है। अगर एलॉय मटेरियल करोगे तो उसका 22% आयरन एंड 78% निकेल। अगर एलॉय करोगे तो 50,000 के आसपास उसका परमिबिलिटी, रिलेटिव परमिबिलिटी मिलता है हम लोगों को। एंड बी एंड एच का जो फर्दर रिलेशन है ये होता है ऐसा। और एक भी है बी बाई एच इक्वल्स टू, अगर म्यू है, बी बाई एच इक्वल्स टू अगर म्यू है तो बी बाई एच म्यू क्या है? म्यू होता है म्यू जीरो इंटू म्यू आर। आपको एग्जाम में इसमें से ये भी एग्जाम में मिल सकता है, ये भी मिल सकता है, ये भी मिल सकता है। इस टर्म को अगर देख लो, जान लो इस टर्म के बारे में। अगर आपको नहीं आपसे नहीं बन पा रहा है तो इसको याद करो, इस फॉर्मूला को याद करो, इस फॉर्मूला को यूटिलाइज करो। यूटिलाइज करके आप किसी भी रिलेशन को मेक कर सकते हो। तो ट्राई करो। अगले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कि किसी भी कंडक्टर में से अगर करंट फ्लो होता है तो उसके सराउंडिंग्स में, मैंने पिछले क्लास में बताया था कि उसके सराउंडिंग्स में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। तो ये कैसे पता चला मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है? मैंने मैग्नेट की पोलरिटी के बारे में, पोल के बारे में बताया था, लेकिन पोलरिटी के बारे में नहीं बताया। पोलरिटी जो नॉर्थ एंड साउथ पोल हो रहा है ये किस हिसाब से हो रहा है, कैसे डिटरमाइन करोगे? अगर किसी भी मटेरियल में से इलेक्ट्रिसिटी पास करवा रहे हो तो उसमें तो मैग्नेट तो बन रहा है, पोल भी बन रहा है, लेकिन किस एंड में नॉर्थ पोल बनेगा, किस एंड में साउथ पोल बनेगा, ये कैसे डिटरमाइन करेंगे? इसको लेके भी डिस्कस करेंगे। एंड रूल का अप्लाई करेंगे। फिर अगर हो सके, टाइम मिले तो हम लोग बायो-सेवर्ट लॉ को भी लेके डिस्कस करेंगे। डॉट नोटेशन, क्रॉस नोटेशन, इसके बारे में भी अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि एग्जाम में गवर्नमेंट जॉब का जो एग्जाम होता है वो नाउएडेज जो कन्वेंशनल बुक है उस बुक में से क्वेश्चन नहीं प्ले कर रहा है। ये ऐसा क्वेश्चन प्ले कर रहा है जिसको अगर सॉल्व करना है तो आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर रहना जरूरी है। ऐसा नहीं कि आप बुक्स को फॉलो कर रहे हो, मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन को आप पढ़ रहे हो तो उसमें सही प्ले करेगा, ऐसा नहीं हो रहा है नाउअडेज। क्या हो रहा है कि थोड़ा इधर उधर करके क्वेश्चन को घुमा रहे हैं, क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर रहे हैं, इधर से उधर करके चेंज कर रहे हैं ताकि आपका अटेंशन को डाइवर्ट कर सके। तो अगर आपको ये सारी के सारी क्वेश्चन को अगर सॉल्व करना है तो आपको बेसिक क्लियर रहना जरूरी है। तो बेसिक अगर क्लियर रहेगा तो इजीली सॉल्व कर पाओगे। अगर इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर पाओगे तो आपके लिए बहुत ही आसान सा हो जाएगा। तो उसके अगले क्लास में हम लोग फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को भी देखेंगे, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल को। अगर समय मिले तो अगले क्लास में जितना सारा मैग्नेटिज्म का जितना सारा रूल्स एंड लॉज है इसको लेके डिस्कस करेंगे। एंड आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।